प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के द्वितीय चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसिड, बेस की हम डिफिनीशन देखते हैं। उसके बाद हम एसिड तथा बेस को टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स का जो प्रयोग होता है वो इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और फिर हम साल्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो है एसिड, बेस की डिफिनीशन तथा इंडिकेटर्स क्या हैं, यहाँ तक हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या है। दैनिक जीवन में हमें कई अम्ल हमारे सामने से गुजरते हैं। आप सिरका ले लें, नींबू का रस ले लें, आम में जो पाया जाने वाला खट्टापन है, ये सब अम्ल की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वही इसकी डिफिनीशन बन जाएंगी। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा ये धातुओं का क्षरण करते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस ढंग से, जैसे HCl है, अगर हम इसका जलीय विलयन ले लें, तो ये H+Cl- आयन में टूट जाता है। तो जो भी पदार्थ अपने जलीय विलयन में H+ आयन निर्गत करेगा वह अम्ल होगा। जैसे H2SO4 को हम ले लें, अगर इसका हम जलीय विलयन लें तो ये 2H+ प्लस SO4 माइनस में चेंज होता। तो यहाँ पे भी H+ आयन निकले, इस वजह से H2SO4 भी क्या होगा, अम्ल होगा। अब अम्ल के उदाहरण हम लें तो पहला उदाहरण यहाँ पे है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। साथ ही साथ एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में सिरका या वैगनर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड आप जानते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू है, संतरा है, इन सबों में पाया जाता है, वो साइट्रिक एसिड है। इनमें कुछ अम्ल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और कुछ दुर्बल होते हैं। आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि प्रबल कौन होते हैं और दुर्बल कौन होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में बता दें कि किसी अम्ल की प्रबलता तथा दुर्बलता को कैसे नापा जाता है। यदि हम किसी अम्ल को उसको जल में घोलें तो यह अपने जलीय विलयन में H+ तथा Cl- आयनों में टूट जाता है। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनके सभी के सभी अणु 100% अणु H+ तथा Cl- आयन में टूट जाते हैं। जैसे हम लें कि अगर HCl के यहाँ पे 100 अणु हैं और इसको जल में घोला जाए तो हमें 100 H+ आयन मिलेंगे तथा 100 Cl- आयन मिलेंगे। 100 H+ आयन, 100 Cl- आयन मिलेंगे। किंतु यदि हम CH3COOH एसिटिक एसिड को लें, जो कि दुर्बल अम्ल है, इसका जब हम जलीय विलयन लेंगे, जल में घोलेंगे, तो ये CH3COO- प्लस H+ आयन में टूटेगा।
अगर हम इसके 100 अणु लेंगे तो ये टूट करके हो सकता है जो दुर्बल अम्ल होने के कारण इसके 100 के 100 पूरे के पूरे अणु नहीं टूटेंगे। इसका जो वियोजन होगा कुछ कम अणुओं का होगा। हो सकता है कि 10% वियोजित हो। अगर 10% वियोजित होगा तो केवल 10 आयन आपके एसीटेट के बनेंगे और 10 ही आयन H+ के बनेंगे। तो आपने देखा कि 100 अणु इसका लिया हमने, लेकिन अपने जलीय विलयन में यह केवल 10 H+ दे रहा है। और यह Cl को जब हमने लिया तो ये अपने 100 अणुओं से 100 अणु H+ के दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यह Cl के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि यह प्रबल अम्ल है और HCl यह दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बलता और प्रबलता का मेजरमेंट हम इस रूप में करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि सांद्र विलयन या सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या है। जैसे हम कहें कि हमने 1 लीटर या 100 ml पानी लिया, 100 ml वाटर लिया और इसमें हम 5 ml HCl के घोल दिए, तो 5 ml या 5 ml पर 100 ml मिला। और यदि हम 1 बिलियन 100 ml वाटर का ही ले लें और इसमें हमने 15 ml HCl घोल दिया, तो हम किसमें HCl की मात्रा ज़्यादा होगी। निश्चित तौर पे दिख रहा है कि जो जिसमें 15 ml HCl घुला है वो ज़्यादा उसमें HCl की मात्रा है, और जिसमें 5 ml घुला है वह कम HCl की मात्रा इसमें। तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे विलयन जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है या अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तथा जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। किसी सांद्र अम्ल को हम तनु अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे। यदि कोई सांद्र अम्ल हमारे पास है उसे हमें तनु करना है। सांद्र से तनु बनाने के लिए हमें उसमें पानी की मात्रा बढ़ा देनी पड़ेगी, उसमें पानी डाल दें और तो वो तनु हो जाएगा। आप इसी से उसका उदाहरण लीजिए। यहाँ सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे अगर आप घर में शरबत बनाते हैं और उसमें मीठापन ज़्यादा आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसको थोड़ा हल्का कर दो, तो हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिला करके उसको हल्का कर देते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री की भाषा में उसको कहा जाए तो हम कहेंगे कि पहले वाला जो विलयन था वह गाढ़ापन यानी सांद्र था और उसमें पानी मिला करके हमने उसको क्या कर दिया, तनु कर दिया। और अगर तनु विलयन है या तनु अम्ल है उसको हमें सांद्र बनाना है, तो तनु विलयन में से अगर हम पानी की मात्रा को निकाल लें या कम कर दें तो वो सांद्र में परिवर्तित हो जाएगा। और पानी की मात्रा को हम किसी अम्ल से कैसे निकाल सकते हैं, उसका हम वाष्पीकरण करा दें तो पानी जो होगा वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो पानी की कमी हो जाएगी। जो पानी की कमी होगी तो विलयन क्या बन जाएगा, सांद्र बन जाएगा। तो इस ढंग से अम्ल की सांद्रता और अम्ल की तनुता का जो संकल्पना है वो कुछ इस ढंग से डिस्कस होती है। नेक्स्ट हम आते हैं क्षारक देखते हैं। क्षारक क्या है। तो क्षारक होते क्या हैं, इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि वह नीले लिटमस को लाल कर रहा था और जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अर्थात जैसे हमने कहा कि NaOH हम ले लें और इसका जब हम जलीय विलयन लेंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, इसका जो जलीय विलयन देगा वो Na+ आयन प्लस OH- आयन। तो ये जो हाइड्रॉक्सिल आयन है
जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देंगे वे क्षारक कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। अर्थात अगर हमें क्षारक को डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं तथा अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन या OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारकों की जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें है, जैसे वहाँ पे हमने स्ट्रांग और वीक की संकल्पना ली थी, वैसे ही यहाँ पे भी हम लेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ये जो हैं ये आपके स्ट्रांग बेस हैं, प्रबल क्षारक हैं। और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जैसा बेस जो है यह दुर्बल क्षारकों में आता है। ये दुर्बल क्षारक, दुर्बलता और प्रबलता की संकल्पना अभी हमने डिस्कस की थी। अगर NaOH प्रबल क्षारक है, इसका मतलब है कि जब इसका जलीय विलयन लिया जाएगा तो इसके 100% अणु हाइड्रॉक्सिल आयन में वियोजित होंगे। और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जो कि दुर्बल है, इसके 10%, 5%, 1%, 2% अणु ही OH- आयन देंगे, शेष अणु अवियोजित अवस्था में बने रहेंगे। तो इसलिए इसे दुर्बल कहा गया है और इसे क्या कहा गया है, प्रबल क्षारक कहा जाता है। सामान्य यूज़ में क्षारक का जो उपयोग है वह हम साबुन के रूप में देखते हैं। जो हमारे साबुन होते हैं उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड विद्यमान होता। नहाने वाले साबुन में सामान्यतः पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड विद्यमान रहता। तो क्षारक का जो उदाहरण है वह हम ले सकते हैं साबुन को, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारकों को हम एक विशेष नाम देते हैं जिसे कहा जाता है क्षार, एल्कली। तो वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। जो पानी में घुलनशील हों ऐसे क्षारकों को हम एक विशेष नाम एल्कली देते हैं। इसका उदाहरण, सबसे प्यारा सा उदाहरण है आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब प्रश्न उठता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसे पहचानने का तरीका है कि या तो हम उसका स्वाद ले लें, अगर वो कड़वा है तो कहेंगे कि बेस है, अगर वह अम्लीय है, तीक्ष्ण अम्लीय है, तो इसे हम कहेंगे कि यह एसिड। किंतु यह जो कड़वेपन और खट्टेपन से हम किसी पदार्थ की पहचान एसिड और बेस के रूप में प्रयोगशाला में नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी अम्ल या बेस होते हैं अगर वो प्रबल अम्ल और बेस हुए तो हमारी जिह्वा को या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से हम इनको गंध से भी पहचानने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु यह भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे अम्ल हैं जिनसे बहुत ही तीक्ष्ण गंध निकलती है, जिसको सूंघ लेने पे आदमी बेहोश तक हो सकता है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसके लिए सूचकों का प्रयोग किया जाता है, इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो सूचक वे पदार्थ हैं या वे विलयन हैं जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे हम कहें
कि लिटमस का उदाहरण ले लें। अगर लिटमस नीला है और इसको हम अम्ल के संपर्क में ले जाएं तो यह लाल हो जाता है, और यदि हम इस लिटमस को क्षार के संपर्क में ले जाएं तो नीला ही रहता है। अर्थात यदि नीला लिटमस है तो क्षार की उपस्थिति में नीला का नीला बना रहेगा और अम्ल की उपस्थिति में वह नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही यह पदार्थ नीले से लाल में परिवर्तित हुआ, वैसे हम कहेंगे जो दिया गया पदार्थ था वह अम्ल था। इसी प्रकार अगर हम लाल लिटमस ले लें तो लाल लिटमस को अगर हम अम्ल के संपर्क में जाएंगे तो वह लाल ही रहेगा, किंतु यदि हम इसे क्षार के संपर्क में ले जाएं तो यह नीला हो जाता। जैसे ही लाल लिटमस नीला हुआ, वैसे ही हम कहेंगे कि जो पदार्थ इसके संपर्क में आया वह क्षारक था। यहाँ पे लिटमस एक सूचक है। ऐसे कई सूचक विद्यमान हैं जिन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा है गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ हैं जो अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। पहला इसमें है, जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है, वह है लिटमस। वो प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आता है। जैसे प्राकृतिक सूचक की अगर हम डेफिनेशन को लें तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं या प्रकृति में उपस्थित हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहेंगे। इसमें सर्व प्रमुख हैं हल्दी तथा दूसरा है लिटमस। लिटमस सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इंडिकेटर है। लिटमस एक थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है जिसे हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लिटमस की प्राप्ति थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से की जाती है और इसका वास्तविक रंग बैंगनी होता, किंतु इसे हम प्रयोग में लाने के लिए कुछ विशेष पदार्थों का यूज़ करके इसे लाल या नीला बना लेते हैं। लाल लिटमस क्षार के टेस्ट में प्रयुक्त होता है तथा नीला लिटमस अम्ल के टेस्ट में प्रयुक्त होता है। अगर हमने लिटमस लिया तो वह अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो लाल ही रहेगा, तथा अगर लिटमस क्षारक के संपर्क में आएगा तो वो नीला हो जाएगा। इसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में आएगी तो पीली ही रहेगी, अर्थात उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, किंतु यदि हल्दी को क्षारक के संपर्क में ले आ देंगे, बेस के संपर्क में आएगा, तो उसका रंग लाल हो जाता है। आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, कभी भोजन करते समय यदि सब्जी आपके शरीर पर या कपड़े पर गिर गई है, जब हम उस कपड़े को साबुन से धुलते हैं तो देखते हैं वह लाल रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाने में जो भी पदार्थ हमने यूज किया था, यदि उसमें हल्दी उपयोग में लाई गई है तो कपड़े पर हल्दी लगी हुई है, और जब हम इसे साबुन यानी बेस से धुलते हैं, क्षारक से धोते हैं, तो हल्दी इस क्षारक के संपर्क में आकर के लाल हो जाती। तो इससे पता चलता है कि हल्दी हमारी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक का काम करती है।
कृत्रिम या संश्लेषित सूचकों में, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल सूचकों में, इंडिकेटर्स में हम फिनोप्थलीन तथा मिथिल ऑरेंज को कंसीडर करते हैं। फिनोप्थलीन जब एसिड के संपर्क में आता है तो कलरलेस रहता है, किंतु जैसे ही वह क्षारक के संपर्क में आता है वैसे ही उसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। तो हम पहचान लेते हैं कि वह पदार्थ क्षारक है या फिर अम्ल है। इसी प्रकार अगर हम मिथिल ऑरेंज को लें, मिथिल ऑरेंज में अगर हम अम्ल को डाल देंगे तो उसका रंग लाल हो जाता है, तथा यदि मिथिल ऑरेंज में हम क्षार को डालते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मिथिल ऑरेंज अम्ल तथा क्षार की पहचान करने में सक्षम है, इसलिए मिथिल ऑरेंज भी एक हमारा सूचक होगा। नेक्स्ट आपका है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में हम उन पदार्थों को लेंगे जो अम्ल की उपस्थिति में तो एक दूसरी गंध देंगे, किंतु क्षार की उपस्थिति में उनकी गंध में परिवर्तन आ जाएगा, या क्षार की उपस्थिति में एक गंध देंगे और अम्ल की उपस्थिति में वह गंध परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे पदार्थों को हम गंधीय सूचक की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। The substances which have different odor in acidic and basic medium are called olfactory indicators. इसके उदाहरण में हम लेंगे प्याज का रस, वैनिला तथा लौंग का तेल। प्याज का रस एक गंधीय इंडिकेटर है, सूचक। जब हम प्याज के रस को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उसकी गंध तीक्ष्ण हो जाती है, यानी प्याज की ही गंध रहेगी, स्मेल प्याज की ही रहेगी, लेकिन तेज स्मेल आने लगेगी। किंतु जब हम प्याज के रस को क्षारक के साथ संपर्क में लाएंगे तो देखेंगे उसमें से प्याज की गंध आनी बंद हो गई, प्याज की गंध आनी बंद हो जाती है। अर्थात यदि हम कोई एक पदार्थ लें, उसे प्याज के रस में मिलाएं और प्याज से आने वाली जो गंध होती है वह समाप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि वह क्षारक, जो पदार्थ हमने उसमें मिलाया वो क्षारक होगा। इसी प्रकार वैनिला की जो स्मेल होती है वो काफ़ी आनंददायक होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। वैनिला आप जानते होंगे कि आइसक्रीम में प्रयुक्त होता है, वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम आता है। इस वैनिला के गंध को हम अम्ल तथा क्षारक की पहचान करने में भी प्रयुक्त करते हैं। जब हम वैनिला को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वैनिला वाली स्मेल आती रहती है। जो स्मेल वैनिला की रहती है वैसी ही स्मेल अम्ल के मिलाने के बावजूद आती रहती है। किंतु इस वैनिला में यदि हम क्षारक को डाल दें तो उससे आने वाली गंध समाप्त हो जाती है। जैसे ही हम उस किसी पदार्थ को उसमें डालें और उसकी गंध समाप्त हो गई, वैनिला की जो प्लेजेंट स्मेल थी वह समाप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ जो इसमें डाला गया है वो क्षारक होगा। किंतु यदि उस पदार्थ को डालने पर उसकी स्मेल बनी रहती है तो हम कहेंगे वह पदार्थ अम्ल है। इसी प्रकार हम क्लोव ऑयल लेते हैं, लौंग का तेल लेते हैं। लौंग के तेल में भी जब हम अम्ल को डालते हैं तो उसकी समान सुगंध बनी रहती है, यानी जो लौंग के तेल की सुगंध होती है वह सुगंध बनी रहती है अम्ल डालने पर। किंतु जैसे ही उसमें हम क्षारक को डालते हैं उसकी गंध समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे चूँकि अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में ये पदार्थ प्याज का रस, वैनिला या लौंग का तेल अलग अलग गंध उपलब्ध कराते हैं, उपस्थित करते हैं,
इसलिए हम कहेंगे कि ये गंधीय सूचकों के उदाहरण। तो बस आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल हम अम्ल तथा क्षार के जो रिएक्शंस हैं अन्य पदार्थों के साथ उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।